मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जहां एक मां अपने बच्चे के साथ नदी के पास गई होती है। तभी वो देखती है कि एक बॉडी पानी में तैर रही है। वो गांव में कुछ लोगों को बुलाती है। गांव वाले मिलकर उस बॉडी को बाहर निकालते हैं। गांव वाले देखते हैं कि ये आदमी बुरी तरह से जख्मी था। वो उस आदमी का पुराने तरीक़ों से इलाज करना शुरू कर देते हैं। गांव वाले उस आदमी की पूरी बॉडी पर पट्टियां लपेट देते हैं। फिर कुछ महीनों बाद उस गांव पर कुछ हमलावर गांव को खाली करवाने आ जाते हैं। वो लोगों को बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसमें से एक आदमी अपने भगवान से बोलता है कि हमें बचाने के लिए किसी मसीहा को भेजो। तभी एंट्री होती है मेन हीरो की, यानी शाहरुख खान की। वो एक एक करके सारे गुंडों को मार देता है, जिसे गांव वाले उसे अपना मसीहा मान लेते हैं। इसके बाद शाहरुख खान बोलता है कि मैं कौन हूँ। यहाँ से हमें पता चलता है कि शाहरुख खान की याददाश्त चली गई है। तभी एक छोटा बच्चा बोलता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं ज़रूर पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। उसके बाद कहानी हमें 20 साल बाद दिखाई जाती है, जहां हम मेट्रो ट्रेन को देखते हैं। इसमें कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि अब वक्त आ गया है मिशन को पूरा करने का। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। इसके बाद एंट्री होती है चीफ की, यानी शाहरुख खान की। ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाला होता है जो लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चीफ उसे मारकर बांध देता है। इसके बाद चीफ कंट्रोल रूम फ़ोन करता है। वो बोलता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो हर आधे घंटे में एक पैसेंजर मार दिया जाएगा। तभी चीफ से बात करने के लिए नर्मदा नाम की लड़की को बुलाया जाता है। चीफ नर्मदा से बोलता है कि मुझे मिनिस्टर से बात करनी है। इसके बाद वहाँ मिनिस्टर को बुलाया जाता है। चीफ मिनिस्टर से बोलता है कि आपके 5 सालों में करीब 10,281 किसानों ने अपनी जान दी है। इन सब का जिम्मेदार कौन है। चीफ मिनिस्टर से बोलता है, अगर सब पैसेंजर की जान बचाना चाहते हो तो मैं एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें 40,000 करोड़ भेज दो। मिनिस्टर बोलता है, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। चीफ कहता है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम किसी बिजनेसमैन से मांग लो जिन लोगों की तुम मदद करते हो। उसके बाद बिजनेसमैन काली को देखते हैं। ट्रेन में हमें कालिया नाम की लड़की को देखते हैं जो बिजनेसमैन काली की बेटी थी। अब काली अपनी बेटी को बचाने के लिए चीफ को 40,000 करोड़ दे देता है। इसके बाद आलिया चीफ को बोलती है, तुम एक घटिया इंसान हो। चीफ उसे बोलता है, तुम्हारे बाप जितना घटिया नहीं हूँ। जब तुम अपने बाप से मिलो तो उसे मेरा नाम बताना, विक्रम राठौर। इसके बाद चीफ आलिया को कल्कि नाम की लड़की से मिलवाता है जो चीफ के ग्रुप की मेंबर थी। चीफ आलिया को कल्कि की बैक स्टोरी बताता है, जहाँ हम देखते हैं कि बैंक के कुछ ऑफिसर कल्कि के बाप के पास आते हैं। वो कल्कि के बाप से 40,000 रुपये मांगते हैं, जो कल्कि के बाप ने बैंक से लोन लिया था। कल्कि का बाप बोलता है अभी उसके पास पैसे नहीं है, फसल कटने के बाद वो पैसे दे देगा। लेकिन बैंक वाले उस आदमी को मारना शुरू कर देते हैं और पूरे गांव वालों के सामने उस आदमी के कपड़े उतार देते हैं और उसे पूरा नंगा कर देते हैं। फिर उसका ट्रैक्टर वहाँ से लेके चले जाते हैं। इसके बाद कल्कि का बाप शर्म से आत्महत्या कर लेता है। इधर नर्मदा अपनी पूरी टीम के साथ ट्रेन के पास पहुंच जाती है, लेकिन चीफ सारे पैसेंजर को वही मास्क पहना देता है जो उसने पहन रखा था। चीफ एक डम्मी के हाथ में गन पकड़ा देता है और उन पैसेंजर के साथ ट्रेन से बाहर आ जाता है। इसके बाद आलिया अपने बाप से बोलती है कि विक्रम राठौर ने आपके लिए मैसेज भेजा है। विक्रम का नाम सुन के काली टेंशन में आ जाता है। इसके बाद वो 40,000 करोड़ उन किसानों को बांट दिया जाता है जिन पे कर्जा चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि चीफ अपना मास्क उतार देता है। चीफ देखने में काफ़ी जवान लग रहा था। उसके बाद हम महिलाओं के थाने को देखते हैं, जिसका इंचार्ज चीफ होता है। यहाँ की महिलाएं नकली हाथ बनाकर लोगों की सेवा करती है। इसके बाद हम चीफ की माँ को देखते हैं, जो अपने बेटे को आज़ाद के नाम से बुलाती थी। आज़ाद की माँ को आज़ाद की शादी की बहुत फिक्र रहती थी, इसीलिए वो एक लड़की को देखने के लिए आते हैं। यहाँ वो लड़की तो नहीं होती मगर उसकी बेटी होती है। वो आज़ाद को बोलती है, अगर मुझे लड़का पसंद आएगा तभी मेरी माँ शादी करेगी। जब आज़ाद लड़की को देखता है तो वो काफ़ी शौक हो जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि नर्मदा होती है। अब नर्मदा की बेटी को आज़ाद बहुत पसंद आता है, जिसे धीरे धीरे नर्मदा भी आज़ाद को पसंद करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीफ का अगला टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर। इसके बाद हमें हेल्थ मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जो लोगों को स्पीच दे रहा होता है कि उसने प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में ध्यान दिया है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सरकारी अस्पताल की हालत बहुत ख़राब थी। हेल्थ मिनिस्टर बोलता है कि अगर उसे गोली भी लग जाए तो वो सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाने जाएगा। तभी हेल्थ मिनिस्टर को गोली लग जाती है
और उसे एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है। इस एम्बुलेंस का ड्राइवर था चीफ उसे लेके सरकारी अस्पताल में आ जाता है। जब चीफ उसे सरकारी अस्पताल में लेके आता है तो अस्पताल में कोई भी चीज़ इलाज के लिए अवेलेबल नहीं थी। डॉक्टर चीफ को बोलता है, हमारे पास इनका इलाज करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। इसके बाद चीफ सारे सामान की लिस्ट कंट्रोल रूम भेज देता है। फिर चीफ नर्मदा को फ़ोन करता है। नर्मदा बोलती है, ठीक है, मिनिस्टर की जान बचाने के लिए वो सारी चीज़ें उस अस्पताल में अवेलेबल करेंगे। लेकिन चीफ बोलता है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, बल्कि ये सारी चीज़ें सारे सरकारी अस्पताल में अवेलेबल होनी चाहिए। मगर नर्मदा इस बात से चीफ को मना कर देती है। उसके बाद चीफ नर्मदा को एक कहानी बताता है, जहां मीरा नाम की डॉक्टर को देखते हैं, जिसके सरकारी अस्पताल में कुछ बच्चों का इलाज करने के लिए लाया जाता है। उन बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में कोई भी सामान ना होने की वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम मीरा पे लग जाता है और उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। चीफ जिस लड़की की स्टोरी नर्मदा को बता रहा था, अब वो चीफ के ग्रुप में थी। नर्मदा अब चीफ की बात सुन के सारे सरकारी हॉस्पिटल में सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देती है। इसके बाद नर्मदा चीफ को पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम को लेके वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन चीफ इतनी जल्दी उनके हाथ नहीं आने वाला था। वो एक नई लुक में नर्मदा के सामने आता है। यहाँ इनके बीच खतरनाक फाइट होती है। जब ये आपस में लड़ रहे थे तो नर्मदा चीफ के मास्क को खींच लेती है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाती, मगर उसके बाल नर्मदा के हाथ में रह जाते हैं। इसके बाद डीएनए टेस्ट में उन्हें पता चलता है कि ये कोई बूढ़ा नहीं बल्कि जवान लड़का है। उसके बाद कुछ पेंटर की मदद से उस आदमी का स्केच बनाना शुरू कर देते हैं। नर्मदा अपने ऑफिसर से बोलती है, जब स्केच बन जाए तो उसे कॉल करना। अगले दिन नर्मदा और आज़ाद की शादी हो जाती है। शादी के बाद आज़ाद नर्मदा को सच बताने लगता है कि तभी नर्मदा को एक फ़ोटो आती है। फ़ोटो में कोई और नहीं बल्कि आज़ाद होता है, जिसे नर्मदा को अब मुजरिम का पता चल चुका था। वो आज़ाद पे अपनी गन तान देती है। तभी वहाँ पे काली के गुंडे आ जाते हैं। वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारते हैं। नर्मदा को वो इसलिए मारते हैं क्योंकि काली को लग रहा था कि नर्मदा आज़ाद से मिली हुई है और उसे पकड़ने का नाटक कर रही है। अभी वो उन दोनों को जान से मारने लगते हैं कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है चीफ की, यानी विक्रम राठौर की, जो आज़ाद का बाप था। विक्रम राठौर उन दोनों को बचा के वहाँ से ले जाता है। इसके बाद नर्मदा अपनी पूरी टीम को बताती है कि शहर में जितने भी कांड हुए हैं ये दोनों बाप बेटे ने किए हैं। नर्मदा अपनी टीम को बताती है कि उनके ग्रुप की जितनी भी लड़कियां हैं मैं उन सभी को जानती हूं, वो जेल में है। विक्रम राठौर का पता लगाने के लिए मुझे उन लड़कियों से मिलना पड़ेगा। इसके बाद नर्मदा लड़कियों से बात करने के लिए जेल में आ जाती है। वो लड़कियों को झूठ बोलती है कि आज़ाद ने मेरे साथ धोखा किया है, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसने मेरा इस्तेमाल किया है, वो तुम्हें भी धोखे से मरवा देगा। लेकिन वहाँ पे लक्ष्मी नाम की लड़की नर्मदा को बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कुछ पता भी है। इसके बाद लक्ष्मी नर्मदा को बैक स्टोरी बताती है। यह हम विक्रम राठौर को देखते हैं और उसकी पत्नी दीपिका यानी ऐश्वर्या। विक्रम आर्मी में एक सोल्जर था। विक्रम अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ बहुत खुश था। फिर एक दिन विक्रम को किसी मिशन के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों को आतंकवादियों ने बंदी बना के रखा होता है। विक्रम अपनी पूरी टीम को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है, मगर सामने से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। ये लोग भी फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन मौके पे इनकी गन ही नहीं चलती, जिससे विक्रम के काफ़ी जवान घायल हो जाते हैं। तभी उनमें से एक जवान आतंकवादियों पर बम फेंक देता है, जिससे वो जवान तो मारा जाता है और बाकी के सारे सोल्जर की जान बच जाती है। मिशन पूरा होने के बाद उन सभी को मेडल दिया जाता है, लेकिन विक्रम बोलता है, हमें मेडल नहीं चाहिए, आपकी इन सस्ती और बेकार गन की वजह से हमारे बहुत सारे जवान मारे जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह गन काली ने ही सप्लाई की थी। अब काली विक्रम से बोलता है, मेरी गन बहुत अच्छी है, तुम लोगों को गन चलाना ही नहीं आता, मैं कुछ सोल्जर तुम लोगों के पास भेज दूंगा, वो तुम्हें गन चलाना सिखा देंगे। काली की बात सुन के विक्रम को गुस्सा आ जाता है। वो गन उठा के काली पे तान देता है, जिससे काली बहुत डर जाता है, लेकिन गन बेकार होने की वजह से वो यहाँ पे भी नहीं चलती। अब काली की गन्स फैक्ट्री को सील करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। यहाँ से काली और विक्रम के बीच दुश्मनी हो जाती है। एक रात विक्रम घर पे जब अपनी पत्नी के साथ था तो काली के आदमी विक्रम के ऊपर हमला कर देते हैं और विक्रम को उठाकर ले जाते हैं। ऐश्वर्या पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन वहाँ पे इंस्पेक्टर उसे बोलता है, तेरा पति देशद्रोही है, वो घर पे ड्रग्स रखता है। वो इंस्पेक्टर ऐश्वर्या को काफ़ी टॉर्चर करता है, जिससे ऐश्वर्या को गुस्सा आ जाता है। वो इंस्पेक्टर को वहीं मार देती है।
इंस्पेक्टर के कत्ल के जुर्म में ऐश्वर्या को फांसी के ऑर्डर दिया जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है। दरअसल इंडियन लॉ के मुताबिक अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो जब तक उसका बच्चा 5 साल का ना हो जाए उसे फांसी नहीं दे सकते। इसके बाद ऐश्वर्या से मिलने के लिए काली वहाँ आता है। वो ऐश्वर्या का मजाक उड़ाता है और बोलता है फांसी के वक्त जुबान बाहर आ जाती है। ऐश्वर्या काली से पूछती है मेरा पति कहाँ है। काली बोलता है मैंने उसे गोली मार के प्लेन से नीचे फेंक दिया है। फिर कुछ महीनों बाद ऐश्वर्या बेटे को जन्म देती है जो उसी के साथ जेल में रहता था। जब उसका बेटा 5 साल का हो जाता है तो ऐश्वर्या अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। इसके बाद ऐश्वर्या को फांसी हो जाती है। फिर कहानी हमें प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहां नर्मदा लक्ष्मी की बातें सुनकर आज़ाद की मदद करना चाहती है, लेकिन तभी नर्मदा की टीम का एक ऑफिसर नर्मदा को आके पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए नहीं काली के लिए काम करता हूँ। इसके बाद आज़ाद भी वहाँ पहुँच जाता है। वो नर्मदा और बाकी लड़कियों को तो बचा लेता है, लेकिन वो ऑफिसर लक्ष्मी को गोली मार देता है जिससे आज़ाद उस ऑफिसर को वहीं पे मार देता है। उसके बाद आज़ाद एक प्लान बनाता है। दरअसल काली के बहुत सारे पैसे कंटेनर में लोड करके काली के पास आ रहे थे। उन सारे पैसों को लूटने का ये लोग प्लान बना रहे थे। यहाँ पे आज़ाद अपनी टीम के साथ कंटेनर के पास पहुँच जाता है। इधर विक्रम भी अपनी टीम को लेके वहाँ पहुँचता है जहाँ बहुत तगड़ी फाइट होती है। आज़ाद उन पैसों को तो लूट लेता है, लेकिन विक्रम काली के हाथ लग जाता है जहाँ काली विक्रम को बहुत मारता है। इसके बाद आज़ाद लाइव आता है जहाँ वो बताता है कि एक थाने की सारी महिलाओं को उसने बंदी बना लिया है। अगर उसकी बातें नहीं मानी तो वो सारी लड़कियों को जान से मार देगा। दरअसल ये भी आज़ाद का प्लान होता है क्योंकि जेल की सारी महिलाएं उसी के साथ थी। इसके बाद आज़ाद से बात करने के लिए एक ऑफिसर को बुलाया जाता है और यहाँ पे एंट्री होती है माधवन की, जिसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है। माधवन आज़ाद की बात सुने बिना ही थाने पर हमला करवा देता है। थाने से भी फायरिंग होती है जिससे मजबूरी में आके माधवन को आज़ाद की बात माननी पड़ती है। आज़ाद बोलता है सबसे पहले उन फैक्ट्रियों को बंद करवाओ जो काफ़ी पोल्यूशन फैला रही है। इनमें से आधी फैक्ट्रियां बिजनेसमैन काली की होती है। इसके बाद कमिश्नर इस बात को मान लेता है और सारी फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाता है। फिर आज़ाद अपना फेस सबको दिखा देता है और जनता से बोलता है अपना वोट सही इंसान को दो जिससे तुम सवाल करो कि वो 5 सालों में हमारे लिए क्या करेंगे। इतने में वहाँ काली भी पहुँच जाता है जहाँ फिर से एक तगड़ी फाइट होती है। इसके बाद आज़ाद काली को फांसी पे लटका देता है और उसे वैसे ही बोलता है जो वो ऐश्वर्या को बोल रहा था कि जुबान बाहर आ जाना, आंखें बड़ी हो जाना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये मूवी काफ़ी बढ़िया थी। इसमें कुछ फाइट सीन तो बहुत ही ज़बरदस्त थे और मूवी की एंड में हमें हिंट मिलती है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। खैर वो तो जब आएगा तब देखेंगे। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। ऐसे और मज़ेदार कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।